नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। और आज है 24 जून और आज हम लोग 23 और 24 जून के करंट अफेयर्स को करेंगे। आपको बता दूं कि दरअसल संडे को करंट अफेयर्स हमारा नहीं आता है, बाकी सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे जो है करंट अफेयर्स आपको मिल जाया करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको ये करंट अफेयर्स न सिर्फ आरओ के लिए ये आपके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आगामी आपकी जो परीक्षा यूपी पीसीएस की है, यानी कि पीसीएस में प्री और प्लस मेंस दोनों के एग्जाम के लिए आपके लिए ये रिलेवेंट रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी अदर स्टेट के सिविल सर्विसेज यानी कि किसी अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अगर आपका लक्ष्य कोई वनडे एग्जाम है तो उन वनडे एग्जाम के लिए भी ये हमारा दैनिक करंट अफेयर्स यानी कि डेली करंट अफेयर्स जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों का इसका फायदा मिले। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारा एक टारगेट है कि हमारा कोई भी एग्जाम होगा, एक भी क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का गलत ना होने पाए, ये हमारा दरअसल लक्ष्य है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है और मैं उम्मीद करता हूं डेली कि आप लोग उसका उत्तर देंगे। कुछ लोग कमेंट्स जो है डिटेल्स में टास्क को पूरा करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई है कि वो इतनी मेहनत करके टाइप करके उसका आंसर देते हैं। बाकी लोग से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 1 मिनट का समय निकाल के, कुछ सेकंड का समय निकाल करके कमेंट जरूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। खैर, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये छोटी छोटी न्यूज होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए सॉरी लोकसभा चुनाव 2024 कौन से क्रम का था, अर्थात कौन से नंबर का इस बार चुनाव हो रहा था 2024 वाला। आपके ऑप्शन 4 दिए गए थे, जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 18वीं। जितने लोगों ने कमेंट किया था सभी लोगों के उत्तर सही थे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, किसी तरीके से आप जो है उत्तर दिया करिए। ठीक है, अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स दरअसल कौन सा है। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा है कि उत्तरी गोलार्ध में दरअसल ग्रीष्म जो संक्रांति होती है वो कब होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दरअसल आप लोगों ने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वाले सेक्शन में किया होगा। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका 21 जून, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका 22 जून, या फिर ऑप्शन नंबर सी 21 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 21 दिसंबर। फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 21 जून को आपका क्या होता है, ग्रीष्म क्रांति होती है। ठीक है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है, आपको पता होगा। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है क्या कहते हैं 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है और जब वो क्या करती है, परिक्रमण करती है, तो परिक्रमण काल में क्या होता है कि पृथ्वी रोटेट होती रहती है और उसी रोटेशन के समय में कुछ प्रकार की कंडीशंस बनती हैं, जहां पर मकर संक्रांति कंडीशन बनती है 21 जून को। आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने शायद ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है, और अपने आप इसको ऐसे करिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जब क्या होता है सनरेज, जब यहां पर कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा हो गई, जब सनरेज कर्क रेखा पर यहां पर पड़ती है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गई आपकी मकर रेखा। ये क्या हो गई, मकर रेखा हो गई, ये हो गई कर्क रेखा। जब यहां पर सनरेज प्रॉपर पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा। इस समय क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रातें क्या होंगी आपकी, छोटी होंगी। क्या होंगी, रातें छोटी होंगी। और ठीक इसका विपरीत कब होगा, दक्षिण गोलार्ध में होगा। अगर यहां पे दिन बड़ा है तो यहां पर दिन क्या हो जाएगा, यहां पर दिन जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहां पे रातें छोटी है तो रातें बड़ी हो जाएंगी, यानी कि इसका विपरीत यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछता है, उपसौर और अपसौर। ठीक है, उपसौर और अपसौर क्या होता है और किस दिन ये घटित होता है, ये आपको बताना है। उपसौर और अपसौर कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए
और परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस वाले सेक्शन से जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक टॉपिक आपके ज्योग्राफी में दे रखा होगा, सूर्यातप। क्या? सूर्यातप, ठीक है। और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सूर्यातप और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इनको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ये आपका आज टास्क नंबर क्या है? पहला है, ठीक है। टास्क क्या है आपका? फर्स्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने पॉइंट यहां पर देखा, यानी कि इस दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा और रातें क्या होंगी? सबसे छोटी होंगी। और ठीक इसका विपरीत कहां हो जाएगा? दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट यहां पर मेंशन है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में जो ग्रीष्म संक्रांति होती है कब होती है? दिसंबर माह में होती है, ठीक है। इसको एक दिन में आपको फ्री होकर के मैं इस टॉपिक को मैं समझा दूंगा। क्या? सूर्यातप और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इंसोलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के दौरे पर हैं इलेक्शन के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न आपके लिए। बताइए कौन सी प्रधानमंत्री हैं? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना है, या फिर ऑप्शन नंबर बी काजी जफर अहमद है, या फिर सी अताउर रहमान खान है, या फिर डी इसमें, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। फटाफट इसका उत्तर बताइए। मुझे लगता है कि ये जो है उत्तर आपको पता होगा और बहुत ही आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शेख हसीना जो है वहां की बांग्लादेश की क्या है? पीएम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना है, ध्यान रखिएगा। और वे 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। साथ ही बांग्लादेश क्या है? दक्षिण एशिया का क्या है? एक राष्ट्र है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देश की उत्तर पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत से और दक्षिण पूर्व सीमा किससे मिलती है? म्यांमार से लगती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, जब देश कोई चर्चा में रहता है तो उसकी जो सीमाएं होती हैं किन किन देशों से लगी हुई होती हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जब भी कोई देश चर्चा में रहे तो उससे संबंधित जितनी भी सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके आसपास कौन कौन से देश हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। इसके पहले के वीडियो में मैंने बांग्लादेश के बारे में डिटेल्स में मैपिंग के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दक्षिण में क्या है इसके? बंगाल की खाड़ी है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी बनाया था। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझा है या आपको नहीं पता है तो आप मेरे आर्टिकल को देख सकते हैं, जाकर के वीडियो सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा, ओके। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NHAI बोलते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि आपको पता होगा कि भारत देश में सड़क सुरक्षा अपने आप में जो है एक चुनौती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और चूंकि इस समय एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से इसका विकास हो रहा है, और ऐसे स्थिति में NHAI ने दरअसल ये डिसीजन लिया है कि हम जो सड़क सुरक्षा होगी उसको एआई के माध्यम से जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एआई अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एआई से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे आपकी वो मेंस का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताइए अभी हाल ही में जो है किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है NHAI ने? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IIIT बोलते हैं, या फिर IIT मुंबई के द्वारा, या फिर IIT कानपुर, या फिर इसरो के द्वारा। किनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में अभी हाल ही में NHAI ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट है कि एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि जिसको हम NHAI बोलते हैं, ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में अवस्थित है, यानी कि जिसको हम लोग
ट्रिपल आईटी भी बोलते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सड़क सुरक्षा, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में सड़क सुरक्षा पर एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि बताइए सड़क जो सुरक्षा होती है, सड़क सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम जो है उठाए गए हैं, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा के लिए क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके मेंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा NHAI के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI बोलते हैं, भारत सरकार का क्या है, एक उपक्रम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम, कौन सा अधिनियम है वो अधिनियम है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 यानी कि 1988 के द्वारा किया गया था। तो हो सकता है आपसे यह अधिनियम पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत दरअसल NHAI की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट दरअसल याद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोलार कोल्ड फील्ड कहां पर अवस्थित है, यह आपको बताना है, अभी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार। फटाफट बताइए कि ये कहां पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है और चर्चाओं में क्यों है, आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। तो दरअसल कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहां सोने की खान है, ठीक है, किसकी, गोल्ड माइंस है, ठीक है। इसके अलावा यह कर्नाटक के कोलार जिले में अवस्थित है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि दरअसल ये चर्चा में क्यों रहा है, न्यूज में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक की सरकार के द्वारा क्या किया गया है, कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकालने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव था और केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए कर्नाटक सरकार ने दरअसल इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसके अलावा इसका संचालन कौन करता है, ठीक है। तो इसका संचालन दरअसल कौन करता है, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए भी पूछ सकता है कि जो ये खाने हैं यहां पर सोने की, इनको रेगुलेट कौन करता है, तो दरअसल भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक है, यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खतरनाक भी है और गहरे भी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोसोन उत्सव का संबंध किस जो है देश से है। अभी हाल ही में एक देश में पोसोन उत्सव को बहुत ही जो है खुशी के साथ मनाया जा रहा है और आपको बताना है कि दरअसल पोसोन उत्सव अभी हाल में कहां पर अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है आपका भूटान, सी ऑप्शन है आपका श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका बताइए उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा इसका। आइए अब हम लोग देखते हैं कि दरअसल पोसोन जो महोत्सव, पोसोन जो त्योहार है वो दरअसल क्या है, ठीक है। तो पोसोन उत्सव का संबंध किससे है, श्रीलंका से है, ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका के बारे में भी आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। पोसोन दिवस कब मनाया जाता है, यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल पोसोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 21 जून को एक दिवस अभी हाल ही में और मनाया गया है, कौन सा दिवस, तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 2015 मनाया गया था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को पारित करवाने की बात कही गई थी, ठीक है, यानी कि प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो 21 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी होता है और पोसोन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दरअसल चर्चा में क्यों है, क्योंकि श्रीलंका में पोसोन उत्सव मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और 18 से 24 जून का जो मध्य का जो समय है, इसमें श्रीलंका में पोसोन सप्ताह के नाम से इसको जाना जाता है। तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पोसोन सप्ताह दरअसल श्रीलंका में कब से कब तक मनाया गया, तो 18 से 2024 के मध्य में, ठीक है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है, फिर भी फटाफट एक बार हम लोग जरा रिवीजन इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में पहले पोसोन के बारे में देख लेते हैं, पोसोन दिवस है क्या। तो श्रीलंका में इसे बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, आपसे पोसोन के बारे में पूछ सकता है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि श्रीलंका में इसे बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा
जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा ने श्रीलंका के राजा को पहला उपदेश दिया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा श्रीलंका के बारे में आप लोग फटाफट रिवीजन जल्दी से करते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में स्थित क्या है? द्वीपीय देश है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति क्या है इसको मैंने मैप के माध्यम से पहले समझाया था आपको। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1972 तक इसका नाम क्या था? सीलोन था। और वर्ष 1972 में इसका नाम क्या कर दिया गया? बदलकर लंका कर दिया गया। तथा 1978 में इसमें सम्मान सूचक शब्द श्री लगाकर पूरा नाम क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री थोड़ी सी। एक फैक्ट यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि के बारे में देख लीजिए। तो भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक क्या है? जल संधि है। कई बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? कनाडा है। ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा है? श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर सी आपका भारत है। और ऑप्शन नंबर आपका डी है। आपको बताना है दरअसल कि किस देश ने किसको ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, यानी कि घोषित किया अभी हाल ही में। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? कनाडा है। क्या यह सही उत्तर है? बिल्कुल हां, जी हां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो कनाडा ने ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा यानी कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कनाडा में शीर्ष IRGC सदस्यों सहित ईरानी अधिकारियों का प्रवेश भी क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह न्यूज आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आतंकवादी या आतंकवाद एक तरीके से आतंकवाद की एग्जैक्ट डिफिनीशन अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं गठित की गई है। यह अपने आप में एक चिंताजनक बात है कि दरअसल आतंकवाद होता क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, बावजूद इसके जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद अपने आप में एक बहुत बेहद चुनौती भरा जो है एक मुद्दा है अपने आप में। और इसके लिए अलग अलग सरकारें जो है कार्य करती रहती हैं। बावजूद इसके आतंकवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए दरअसल आतंकवाद जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। और आतंकवाद आपके एस्से के लिए यानी कि आपके निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल अगर टेररिज्म से रिलेटेड कहीं निकले तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60वीं यानी कि 60वीं रैंक है, या फिर 62वीं रैंक है, या फिर जो है 63वीं रैंक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 70वीं है यानी कि 70। आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो है 63वीं रैंक है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 63 है। आइए इसको हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 63 है। आपको बता दूं कि विगत वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 67 थी। इस बार जो है क्या हुआ है? इसमें सुधार हुआ है और 63 रैंक इसकी आई है। ये अपने आप में क्या है? एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो 2023 का डेटा भी आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है। इसके अलावा इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दरअसल इसको जारी किया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग WEF भी बोलते हैं, यानी कि विश्व आर्थिक मंच भी इसको हम बोलते हैं। क्या? विश्व आर्थिक मंच, यानी कि WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंक इसमें सुधरी है, यानी कि
भारत दरअसल क्या है कि अपने जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके लिए बेहद बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, और जितना ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारी जो है क्षमता बढ़ेगी, निश्चित तौर पर जो है हम कार्बन एक्सक्रीशन को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। आपको पता होगा कि 2015 में पेरिस समिट हुआ था और वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस जो है क्या हुआ था, कार्बन एक्सक्रीशन को रोकने की बात कही गई थी। ठीक है, तो जो हमारा लक्ष्य है कार्बन को कम करने का, ठीक है, यानी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं, ओजोन डिप्लीशन जैसी समस्याएं व्यापक स्तर पर हो रही हैं, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस समय गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का अपने आप में क्या है, एक सम्मिलित रूप है। ओके, तो इस मामले में सरकार जो है, भारत सरकार काफी बेहतर कार्य कर रही है। देखते हैं आगे कि क्या कुछ इसमें बेहतर कार्य हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रैंकिंग जो जारी की गई है उसके शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। तो शीर्ष 3 देशों की अगर बात करते हैं तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, दूसरा डेनमार्क होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। यानी कि स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अब बात करते हैं आपके पड़ोसी देश चीन की। चीन की रैंक क्या है, 20 है। ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर काफी बेहतर ढंग से काम कर पा रहा है। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी है, 20 है। अब आगे बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि आपका WEF जिसको बोलते हैं, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो इसकी अगर हम लोग स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1971 यानी कि 1971 में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो क्लोगनी स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ और रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दूं कि यहां से प्रश्न बहुत आता है। कोई एक जो है एजेंसी लिख देगा, ठीक है, कोई एक एजेंसी, और आपसे पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, या कोई खास रिपोर्ट दे देगा नाम और पूछेगा कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस जो है एजेंसी के द्वारा या किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ये इस प्रकार के प्रश्नों को भी रेडी करना है। भैया जी लोग देखो ऐसा है ना, इसको सुन लो ध्यान से, ठीक है, बाद में फिर पछताना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कहते हो कि यार करंट अफेयर्स तो यहां से आ गया, ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया। करंट अफेयर्स के पूछने के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, और उन डायमेंशंस को आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। ये नहीं कि बस रैंक आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि बस भारत की रैंक कितनी है, इतनी है, नहीं। भारत की रैंक आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा अलग अलग चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि शीर्ष 3 देश कौन से हैं, अंतिम देश कौन सा है, ठीक है, पड़ोसी देश की रैंकिंग कितनी है, साथ ही साथ में जो जारी करता जो एजेंसी है वो एजेंसी और कौन कौन से रिपोर्ट्स को जारी करती है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विगत वर्ष की रैंक जो होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब इस डायमेंशन के साथ आप करंट अफेयर्स को रेडी करेंगे, निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स गलत नहीं हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली अगर आप फैक्चुअल डेटा को रेडी करेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम जैसा कि आपका यूपी पीसीएस या उसका आरओ का होता है। इस बार आरओ का जो एग्जाम अभी आपका हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का लेवल जो है अपने आप में ठीक ठाक था। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सब बातें आपको दरअसल क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो देखिए फटाफट कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है इसके द्वारा, इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये मैंने आपको कराया भी था। इसके अलावा वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, ये भी मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, फटाफट आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा भारत है। तो बताइए बान समिट अभी कहां पर हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जर्मनी में अभी वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो पॉइंट वही दे रखा है जो कि मैंने आपको बताया कि वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और जर्मनी के बारे में देखते हैं तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, और करेंसी क्या है यहाँ की, यूरो है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा। देखिए समिट यहां पर हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का भी निधन हो गया है, और वह निम्नलिखित में से, ये हटा दें, निम्नलिखित में से, इसको हटाइए, यह हो जाएगा निम्नलिखित में से, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो अभिनेता थे या पर्यावरणविद थे या
अभिनेता थे, इसको भी हटाइए, 2 हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहां पर कोई ऑप्शन और लिख लीजिए आप, ठीक, साहित्यकार लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, यह मिसप्रिंट हो गया आज, कोई बात नहीं। तो बताना है आपको कि हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया है और वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको बताना है। तो वो अभिनेता थे या पर्यावरणविद थे या साहित्यकार थे या फिर गायक थे, बताइए फटाफट क्या थे वो। तो उनका जो संबंध है दरअसल वो क्या थे, वो अभिनेता थे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अभिनेता कहां के थे, इसको हम लोग व्याख्या के माध्यम से आइए देखते हैं। तो हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का क्या हुआ है, निधन हो गया है और वे कनाडा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि वो कहां के रहने वाले थे, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कहां के, कनाडा के रहने वाले थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब हम आते हैं आज के पहले अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे। बताइए विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1973 या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 1974। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे, हर हाल में देंगे। समय निकाल करके, थोड़ा सा समय निकाल कर प्लीज आप लोग आंसर को जरूर दीजिएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तब आपको मेरी बात याद आई कि सर कह रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आपको घर पे करना होता है। तो आज का हमारा मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है, रिट क्या होती हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। यह प्रश्न आपके कहां पर जाएगा, यह प्रश्न आपका जाएगा जीएस पेपर सेकंड में, किसके, यूपी पीसीएस के, ठीक, और साथ ही साथ में यूपीएससी के, और जहां जहां भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस होगा पॉलिटी का, वहां पर जाएगा। तो रिट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिट होती है, कितने प्रकार की होती है। रिट आपके प्री में अक्सर पूछा जाता है और साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा में भी रिटें आपकी पूछी जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। जितने व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा और बेहतर करने की मुझे जो है थोड़ी सी कैपेबिलिटी आएगी। ओके, तो मिलेंगे फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक सूचना मैं आपको दे दूं कि सीसेट अगर आपका वीक होगा तो सीसेट पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया गया है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस का हो तो, ठीक है। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।